आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईआरसीपी को लेकर दिल्ली में श्रम शक्ति भवन में हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुआ केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मोहन यादव मौजूद हैं। ईआरसीपी पर एमओयू के बाद प्रदेश में खुशी का माहौल। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर की गई आतिशबाजी। भरतपुर में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर मनाया गया जश्न। राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन साइबर वज्र प्रहार। 474 संदिग्ध साइबर अपराधियों को किया गया दस्तयाब। 240 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। जयपुर के जोबनेर में एसबीआई शाखा में लगी आग। आगजनी में कैश काउंटर, मैनेजर चैंबर, सर्वर रूम हुए खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह का जन्म जयंती समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ। राजपूतों का बड़ा सम्मेलन। गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शिरकत। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर झालावाड़ जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खानपुर में श्री धाकड़ कर्मचारी संघ के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह और शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। संघ के अध्यक्ष हरिशंकर नागर की अगुवाई में फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। समारोह में नागर ने संबोधित करते हुए कहा कि खेती के साथ कर्मचारी होने का लाभ मिल रहा है। सोना बेचकर जमीन खरीदने के लिए समाज को प्रेरित किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली के उत्पादन को लेकर सोलर ऊर्जा का बढ़ावा देंगे। कांग्रेस सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़कर गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री से कर्जे से उभारने को लेकर वार्ता की गई। बिजली के क्षेत्र में जल्द ही हम आत्मनिर्भर बनेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा की बढ़ावे को लेकर शिविर आयोजित कर लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है रूफटॉप सोलर के माध्यम से हर घर को बिजली उत्पादन का केंद्र बनाएंगे। मंत्री ने कहा कि हाड़ौती अंचल की लाइफलाइन परवर परियोजना बांध में सोलर उत्पादन से किसानों को न्यूनतम मूल्य पर बिजली मिलेगी, जिससे कि भविष्य में किसानों को बिजली को लेकर राहत प्रदान की जाएगी। निश्चित रूप से हम सुधार भी होगा। 1 लाख करोड़ का कर्जा जिससे विद्युत उत्पादन वितरण तंत्र पे हो, तो उसके लिए न तो अभी इसको कोयले के पैसे देने वाले के पैसे हैं इनके पास, वो भी रोजाना सरकार से आग्रह करना पड़ता है। न कोई बिजली खरीद रहे हैं रोजाना, उसका पैसा देने का भी हमने कोयला मंत्री केंद्रीय उनसे कहा है कि आप अभी कोयला देते रहो निरंतर। दिल्ली गए, कोयला निरंतर मिलने लगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा डीडवाना जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित ग्रामोत्थान विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं और प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में मकराना के विधायक जाकिर हुसैन, लाड़नू विधायक मुकेश भाकर और डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने पर डोटासरा ने निशाना साधा। पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल बहुत अच्छे काम किए, अच्छी योजनाएं थी और वोट भी हमारे 39% आए हैं। जो पिछली जब हमने सरकार बनाई थी उससे भी ज्यादा वोट आए, लेकिन हम सत्ता नहीं बना पाए टेक्निकली कारणों से। तो जनता का जो आदेश है वो शिरोधार्य है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है 5 साल सरकार चलाने का, लोगों के काम करने का। लेकिन जो 2 महीने से हम जो लोग देख रहे हैं, लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, कांग्रेस पार्टी की अच्छी योजनाएं थी, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई की बात हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की बात हो, राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो 500 बच्चों को बाहर विदेश में फ्री में पढ़ाने की बात हो, तमाम वो सब चीजें थी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में मुलाकात की। इस दौरान नागर ने कहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति करने और विद्युत वितरण तंत्र में सुधार की दिशा में राजस्थान महाराष्ट्र के मॉडल को अपनाएंगे।
इस संबंध में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का एक दल जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा कर महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए नीतिगत बदलावों और उनके माध्यम से आए सफल परिणामों का अध्ययन करेंगे। वहीं राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें यहां लागू करने के संबंध में रणनीति तैयार करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने ऊर्जा मंत्री को बताया कि राज्य में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में निवेशकों के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से महाराष्ट्र में सिवायचक, बंजर सरकारी कार्यालयों और कृषि भूमि का एक लैंड बैंक तैयार किया गया है। इससे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए भूमि की उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित होने, अनापत्तियां लेने और ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया को सुगम बनाने जैसे कई नीतिगत बदलाव किए गए। जयपुर की कथा साहित्यक एवं सांस्कृतिक संस्थान की तरफ से राज्य स्तरीय कथा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदी, राजस्थानी, उर्दू और असमिया के 11 साहित्यकारों, 1 सामाजिक कार्यकर्ता, 2 पत्रकार और 3 साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादकों को सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक और वरिष्ठ साहित्यकार मीठे निर्मोही के सानिध्य में समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति के.एन. श्रीवास्तव और ब्रिटेन में हिंदी के प्रख्यात प्रवासी भारतीय कथाकार तेजेंद्र शर्मा समारोह में विशिष्ट अतिथि रहे। संवाददाता राजीव गौड़ ने जायजा लिया। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी स्वर्णगिरी जोधपुर की एक और पहचान है। साहित्य और कविताओं के क्षेत्र में बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो यहाँ से निकली है। और जब राज्य स्तरीय कथा अंकलन समारोह हो और ऐसे में साहित्य का कुंभ नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन विषय पर प्रकाश डालेंगे। एक साथ इतनी हस्तियां जब सम्मानित हो रही हैं तो इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य कैसे, से पहले जो मिठेश निर्मोही है इस संस्था के संस्थापक सचिव से बात कर रहे थे। क्या मिठेश, क्या इसका लक्ष्य रखा गया? ऐसा है कि जोधपुर का नाम रोशन करने वाले ऐसे साहित्यकार, समाज सेवी, इतिहासकार, उन्हें हम सूर्यनगर शिखर सम्मान से अलंकृत करते हैं। और ये 93 से है। हम हमारी ये परंपरा चली आ रही है। कभी हम 7 लोगों को करते हैं, कभी 15 लोगों को करते हैं, कभी अब की बार हम 17 जो विशिष्ट रचनाकार हैं, विशिष्ट पत्रकार हैं, विशिष्ट लिप्यांतरण करता है, अनुवादक है, यानी प्रदेश भर में जिनकी प्रतिष्ठा है, हम उनको सम्मानित करते हैं। सर, जुडिशरी में आपका बड़ा नाम है, लेकिन साहित्य से आपका लगाव कभी कम नहीं हुआ है। किस रूप में देखते हैं साहित्य, कविताओं का? जोधपुर का जो कुंभ है, आज इतनी बड़ी जो हस्तियों को जब हम नवाजते, कितनी खुशी होती है। देखिए, साहित्य के लिए ज़रूरी है कि पाठक भी हो। मैं एक पाठक हूँ और मेरे को ये कहने में कोई हिचक नहीं कि एक वॉरिशियस रीडर हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ। मिठेश जी पुस्तक लेके जब भी आते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपनी सोचता हूँ कि मेरा यहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। तो आप तो पूरे प्रदेश की पत्रकारिता को अब देखे हैं। जोधपुर में करीब 17 साल पत्रकारिता की है और आज जो सूर्यनगर शिखर सम्मान मिल रहा है मेरे 4 मित्रों को, 3 मित्रों को, वो सूर्यनगर का नामकरण मेरे माध्यम से हुआ था। उस समय बड़ा अच्छा लग रहा है कि पुराने साथियों से और गोविंद जी जैसे, यानी आज हाई कोर्ट जज होकर के जो कल्पनाएं यहाँ दिखाई देती है जयपुर में नहीं दिखाई देती, वो जो बहुत अच्छा लगा। कैसे देखते हैं आप? तो कभी हमको आपको पुरस्कार लेते हुए नहीं देखते, आप हमेशा दूर भागते हैं, आज कैसे पहुंचे? ये तो आपने मुझे बहुत पेचीदा सवाल है, लेकिन आ गए। और इसलिए कि ये हमारे लिए सब एक मित्र भी हैं, एक काम को खास करके मैं जो पुरस्कार मैंने हकीकत में ये मिठेश जी सामने खड़े हैं, मैंने ये कहा कि मैं अपने जो जिनके साथ में काम करता हूँ वो आकर के पुरस्कार ग्रहण करेंगे, उनके साथ मैं भी रहूँगा। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो आई एम सॉरी फॉर माय वॉइस, जो माहौल अभी साहित्य का विशेष रूप से जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान की तरफ शिफ्ट हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मध्य भारत में स्पेशली इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ, बनारस, यहाँ जो साहित्य, हिंदी साहित्य का मुख्य केंद्र था, वो पश्चिमी राजस्थान की तरफ ज़्यादा विद्वता की क्राइटेरिया पे शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। मॉडर्न कथाएं बिल्कुल अलग चीज़ है। जो कन्वेंशनल एक था राजा एक थी रानी, उन कहानियों से बहुत दूर ये कथाएं हैं। और उन्हीं कथाओं से मॉडर्न लेखक और जोधपुर की अपनी एक बहुत बड़ी पहचान विश्व पर्यंत हिंदी साहित्य में बनी है। ये बड़े गर्व का विषय है। तो आप
देख सकते हैं कि आज जो 11 प्रतिभाएं हैं उन्होंने पूरे राजस्थान का नाम देश भर में रोशन किया। इस संस्था से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसे चेहरे भी आएंगे जिन पर नजर नहीं पड़ी है, तो उनको भी खुशी होगी। सहवान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, लघु उद्योग भारती और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया। यह हस्तशिल्प मेला 4 फरवरी तक लगा रहेगा। राममयी थीम पर आधारित उत्सव कई खूबियों के साथ नजर आ रहा है। मेले में एक मॉडल के रूप में शिवलिंग लगा है, जो कि 1,65,000 से ज्यादा रुद्राक्ष से बना हुआ है। तो वहीं 65 फीट लंबी कारवा तोप सेल्फी पॉइंट के रूप में बनी हुई है। उस समय 600 से ज्यादा स्टॉल्स लगाई गई, जिनके लिए कुल 10 डोम बनाए गए। इस मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। जिला प्रशासन और औद्योगिक संगठनों के सहयोग से हर साल रावण के चबूतरे मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प का आयोजन होता है। इसमें 600 से अधिक स्टॉल्स होती हैं और उसके साथ में जो कई सारे परिवार जो है रोजगार पाते हैं। यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से लोग इस मेले में खरीदारी करने भी आते हैं। लेकिन आकर्षण का केंद्र जो बना हुआ है भगवान शिव का ये शिवलिंग, आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से फोटो और सेल्फी खिंचवाने के लिए भी जो लोग हैं वो लालायित दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे भी क्यों नहीं, जिस शिव शंकर शंभू का अगर पिछले साल की बात करें तब भी जो रॉ मटेरियल था उसके माध्यम से वो तस्वीर बहुत सुंदर बन पड़ी थी। इस बार जो रुद्राक्ष हैं, रुद्राक्ष को शामिल करते हुए भगवान शिव का जो शिवलिंग बनाया गया है, यहाँ पर हर कोई जो है वो इसमें सा फोटो जरा बात भी कर लेते हैं। क्या नाम आपका? अर्जुन। अर्जुन जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये भगवान महादेव जी के शिवलिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे इस मेले में पूर्वजों के भगवान के भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया है और यहाँ पे और अलग अलग तरह के आइटम मिल रहे हैं और साथ में भगवान के भी यहाँ पे हमारे सामान। महिला शक्ति में हमारे साथ, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और ये शिवलिंग देख कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कैसे देखते हैं, गांव से आप लोग आते हैं, शहर से आते हैं, सब तक पब्लिक आ रही है, एंजॉय कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है सब देख के, बहुत शिवलिंग का बहुत नजारा। आप देख सकते हैं कोई सेल्फी खिंचवा रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उत्साह, उमंग जो होता है वो जब धार्मिक पुट साथ जुड़ जाता है, ईश्वर की आस्था और श्रद्धा जुड़ जाती है, तो कुछ इस तरह की तस्वीर होती है। सहयोगी भानु सिंह तस्वीर दिखा रहे हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं देशभक्ति के जज्बे की। और जैसे तोप जो है, जिस रूप में यहाँ पर तोप को प्रदर्शित किया गया है, आप समझ सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट के उद्योग के लिए ये जो जोधपुर जाना जाता है, एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, हजारों लाखों की संख्या के अंदर लोग रोजगार पाते हैं। परिवार, जो लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट की बात करें, लोहे के हैंडीक्राफ्ट की बात करें, कांच के हैंडीक्राफ्ट, ये देखिए कि जिस तरीके से जो पार्ट्स काम आते हैं उन पार्ट्स को ये जोधपुर की नगरी के अंदर एक्सपोर्ट भी इसी का होता है। देखिए सहयोगी भानु सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है। जरा कुछ लोगों से बात भी करते हैं। भैया, मेले में ये कुछ स्पेशल चीजें आपको कैसी लगती है? जी सर, मैंने खुद ने ये बनाई है। अच्छा, आपने खुद बनाई? क्या नाम आपका? मोहम्मद असलम शाह। असलम, कितने दिन लगे होंगे इसको बनाने में? क्या है ये पूरा मामला? करीबन मेरे को इसमें 4 से 5 महीने लग गए थे सर। जी सर, हमारी टीम थी इसमें, अनवर भी थे, मैं था, वो काफी 7-8 जने थे हम। ये जो चीजें हैं ये तमाम जुगाड़ की चीजें हैं। सहयोगी भानु सिंह आपको कारवा तोप के नाम से ये प्रसिद्ध है और आप देखिए कि कारवा तोप जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर अब्दुल रशीद हैं, उनके नेतृत्व की टीम ने यहाँ पर लगाई है। और जिस तरीके से इस पूरे अगर आयोजन की बात करें तो ये आयोजन जिस रूप में स्वरूप इसका बढ़ता जा रहा है, तो समझा जा सकता है कि लघु उद्योग भारती के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं घनश्याम ओझा के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा आयोजन चल रहा है और समझा जा सकता है कि जो लोग इससे जुड़ते हैं उससे इस मेले की भव्यता भी बढ़ती जा रही है। सहवान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। जोधपुर से अयोध्या के लिए भारत की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन आज दोपहर को भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। ये ट्रेन 1446 यात्रियों को लेकर अयोध्या कल पहुंचेगी। इसको लेकर जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आई। अयोध्या के लिए जाने वाले राम भक्तों का तिलक और भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। ट्रेन में एसी कोच में सवार होकर कार सेवक रवाना हुए। 24 कोच लेकर रवाना हुई ट्रेन जोधपुर से अयोध्या तक जाने वाली ट्रेन जोधपुर से मेड़ता रोड, डेगाना, खाटू होते हुए अयोध्या तक पहुंचेगी। रेलवे डीआरएम ने बताया कि ट्रेन को आईआरसीटीसी के माध्यम से बुक करवाया गया था, जिनमें ये पहली ट्रेन आज भगत की कोठी से रवाना हुई। गहन जांच करके ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं रेल विभाग के साथ ही संतों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
अयोध्या भगवान रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है 22 जनवरी को, उसके दर्शन हेतु आज पूरे भारत में जोधपुर से पहली आस्था ट्रेन रेल मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। वो आज यहाँ से भगती कोठी रेलवे स्टेशन से प्रारंभ हो रही है। राम भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है और बहुत जबरदस्त हिंदू समाज में आस्था का ज्वर है। ये IRCTC ने बुक किया था के माध्यम से बुक हुआ था अयोध्या तक की यात्रा के लिए, जिसमें ये पहली ट्रेन आज भगत की कोठी से डिपार्चर हो रहा है। तो चूँकि ये ट्रेन हम लोगों ने फॉर्म किया है तो इसकी बहुत गहन जांच करके और मेंटेन किया हम लोगों ने, और इससे पूरी व्यवस्था रखी है जिससे किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो। ट्रेन में 6+1 एस्कॉर्ट पार्टी RPF का जा रहा है जो पूरे रास्ते अयोध्या तक रहेगा। इसके अलावा जहाँ पे भी स्टॉपेज होंगे, जहाँ पे भी बोर्डिंग है, वहाँ पे सभी जगह पे RPF बंदोबस्त किया गया है। मंत्री भजनलाल शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की गई। तो ये मुलाकात हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं और आज का दिन बेहद खास इसलिए क्योंकि आज ARCP के मामले पर समझौता हो गया है। मध्य प्रदेश के साथ MOU हस्ताक्षर हो गए हैं और तस्वीरें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ARCP शीघ्र ही मूर्त रूप लेगी। केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच परियोजना की संयुक्त DPR बनाने के लिए श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देबाश्री मुखर्जी, राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार और मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार राजौरा के बीच समझौता करार पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ARCP राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और कार्यशैली का परिणाम है कि आज इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार और दोनों राज्यों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ARCP के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ARCP राजस्थान और मध्य प्रदेश के 26 जिलों के लिए स्वर्णिम योजना है। आज ये समझौता हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि छोटे मोटे इशू थे उन सबको सुलझाते हुए, क्योंकि लंबित योजना इतनी थी कि बीच में कांग्रेस सरकार ने इसको उलझाने की पूरी कोशिश की। कभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो कभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उनकी मजबूती के कारण हमको ये कामयाबी मिली है और माननीय गजेंद्र जी ने इसको मूर्त रूप देते हुए इसको आगे बढ़ाया है। दो राज्यों के बीच लगभग 20 साल से लंबित एक परियोजना जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के काल में प्लान की गई थी 2003 के आसपास। काल के प्रभाव में 3 से 4 और 4 से 13, 17 लगातार कई कारणों से बीच में संगीत की भाषा में आरोह अवरोह करती उलझती सुलझती, लेकिन सौभाग्य की बात है हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री ने इसकी पहल की और हमारे अपने माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी देकर के उत्साह दिखाया और मध्य प्रदेश का भी इसमें पूरा योगदान है। दोनों को जोड़ करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना, एक प्रकल्प भारत सरकार के नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस
प्रकल्प पर आज दोनों राज्यों ने भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और एक मार्ग जो है इस बढ़ने की दिशा में प्रशस्त हुआ है। पिछले लंबे समय से ये लंबित था, लेकिन पिछली सरकार ने, विशेष रूप से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, राजनीतिक गोटी के रूप में इस्तेमाल करते हुए हठधर्मिता दिखाई थी और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जैसा मैंने चुनाव से पहले भी कहा था, कि इस परियोजना को एक गोटी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, एक चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। और मैंने कहा था कि ये करना निश्चित रूप से इन 13 राजस्थान के ऐसे जिले जो पानी से प्यासे हैं, उनके प्यासे कंठों पर राजनीति का पाप है। और मैं ये मानता हूं कि दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने जिस त्वरित गति के साथ में एक केवल 2 महीने से कम के कालखंड में इस पर आज ये समझौता करके जो कदम आगे बढ़ाए हैं, ये जो पाप उन्होंने सृजित किया था, उनके पाप का घड़ा तो फूटा, लेकिन दोनों राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों के सम्मिलित प्रयास से एक नए पुण्य का सृजन आज से प्रारंभ हुआ है, जो इन दोनों राज्यों के 26 जिले, 13 जिले दोनों तरफ और 2,80,000 हेक्टेयर राजस्थान की और 2,80,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश की, ऐसी कुल मिलाकर के 5,60,000 यानी 14 लाख एकड़ जमीन नई सिंचाई के तहत आएगी। और निश्चित ही इन दोनों ही जिलों के किसानों के साथ उनके जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही, उनकी आमदनी को दुगना करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है वो पूरा होगा ही। और साथ ही साथ में दोनों ही जिले जो वाटर स्टार्व्ड हैं, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ पेयजल की भी आने वाले दशकों तक सुनिश्चितता हम कर पाएंगे। परियोजना बहुत ही ऐतिहासिक है, 13 जिले इसमें शामिल हैं। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम इसमें होने वाला है, उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपने कहा कि इतना बड़े काम होते हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे ही बड़े काम होते हैं और समय से भी होते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। निश्चित रूप से उन किसानों के आज एक खुशहाली का दिन होगा, जो पानी के लिए परेशान थे। निश्चित रूप से एक आस उनको बंधेगी और आस के आधार पर उन किसानों को पानी भी मिलेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, सिंचाई का पानी भी मिलेगा, पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा, उद्योग के क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा। ये सारे काम उसमें होंगे, क्योंकि जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है वही ऐसे निर्णयों को करता है। दिल्ली में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य श्री तन सिंह जी की 100वीं जयंती मनाई गई। राजधानी में होने वाला राजपूतों का अब तक का ये सबसे बड़ा सम्मेलन रहा, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में राजपूत अपने प्रेरणा स्रोत तन सिंह जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और सामाजिक एकता का संदेश देने के लिए जुटे थे। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक स्वर्गीय पूज्य तन सिंह की 100वीं जयंती मनाने बड़ी संख्या में राजपूत समाज उमड़ा। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर और संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बैणाक्यावास के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देश भर से राजपूत समाज के राजनेता, अधिकारियों के साथ साथ उद्योगपति, धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति भी मौजूद रहे। वहीं इसके अलावा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी उपस्थिति रही। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना समेत अन्य राज्यों से भी समाज के लोग यहां पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर ने कहा कि पूज्य तन सिंह जी ने समाज की सेवा के माध्यम से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग श्री क्षत्रिय युवक संघ के रूप में दिया। त्याग, तपस्या और संयम का ये मार्ग मुश्किल जरूर है, लेकिन समाज में वास्तविक परिवर्तन इसी से आ रहा है। दुनिया का सबसे सुंदर एक नारा है, जियो और जीने दो। और क्षत्रिय के लिए नारा है, मर करके भी दूसरों को जीने का अधिकार दो। वो दिन कब आएगा? वो दिन तो आज ही है, आया हुआ ही है। इस भय को निकालते ही वह दिन आ जाएगा
कि इस भारत को कोई मिटा नहीं सकता, हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता, हमारी धर्म की जड़ इतनी गहरी है कि इसको उखाड़ा नहीं जा सकता। वहीं कार्यक्रम में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बैनाक्याबास ने कहा कि आज का ये सम्मेलन हमारी एकता और अनुशासन का ज्वलंत प्रमाण है। ये हमारी सामर्थ्य है और संकल्प का संदेश है जो पूरा देश आज सुन रहा है। पूज्य तन सिंह जी ने इस प्रकार के क्षत्रिय युवक संघ का निर्माण करके केवल बातें नहीं की, केवल बात क्षत्रियों की और वीरों की बात करके हमारे अंदर गर्मजोशी पैदा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उस राम को पैदा करने का प्रयास किया, उस सीता को बनाने का प्रयास किया जो राम के साथ में 14 वर्ष तक वनवास के अंदर जा सकती है। उन्होंने उस लक्ष्मण को निर्माण करने का प्रयास किया जो भाई की सेवा के लिए तत्पर हो सकता है वो 13 वर्ष 14 वर्ष के लिए। ऐसा व्यक्ति जो बहुत जो निर्माण करता है, जो मार्ग का निर्माण करता है, वही वास्तव में क्षत्रिय कहलाता है, वही क्षत्रिय बन सकता है और वही युग पुरुष कहला सकता है। इसलिए हम आज पूज्य तन सिंह जी को है वो युग पुरुष कहते हैं और आज उस युग पुरुष की हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। कार्यक्रम में तन सिंह की सुपुत्री और संघ की वरिष्ठ स्वयं सेविका जागृति बा हरदास कवास ने भी संबोधित किया और बताया कि नारी मां के रूप में संतान के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसलिए उसका संस्कारित होना आवश्यक है। आप पुत्री के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, जो भी हो, लेकिन एक माँ सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान होती है और नारी में शक्ति है वो आप सबको पता है। माता अनुसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पुत्र बाल अवस्था में बना दी थी, इतनी शक्ति नारी में ईश्वर ने विशेष रूप से दी है। तो हम भी वो ही माँ हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो संस्कार जीवन में लाने पड़ेंगे और वो संस्कार सिर्फ क्षत्रिय संघ की ही पाठशाला में पाए जाते हैं। वो संस्कारों का निर्माण करता है। समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तन सिंह जी ने कभी अपनी चिंता नहीं की बल्कि समाज की चिंता की, विशेषकर जो पीछे की पंक्ति में खड़े हैं। वहीं शेखावत के अलावा राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। एक सामूहिकता की शक्ति के जो है और सामूहिकता के साथ संकल्प लेने का कार्यक्रम है कि हम सब लोग इस समय में जब हमारा देश बदल रहा है, जब हमारा देश परिवर्तन के दौर में है, तब क्षत्रिय समाज की उसमें क्या भूमिका और किस तरह से क्षत्रिय समाज जिसने आज तक जब कभी भी इस देश में बदलाव आया उस बदलाव का वाहक बनने का काम किया है, आज फिर जब देश की आवश्यकता है तब क्षत्रिय समाज संगठित होकर के किस तरह से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करे, इसका संदेश यहाँ से श्रद्धेय भगवान सिंह जी और आदरणीय महावीर सिंह जी हम सबको देने वाले हैं। इस अवसर पर पूज्य श्री तन सिंह जी की जन्म शताब्दी पर उनको नमन करती हूँ। सादा जीवन और उच्च विचार के धनी पूज्य श्री तन सिंह जी समाज सुधारक, साहित्यकार और कुशल राजनीतिकार थे। उन्होंने समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उन्होंने जिस तरह से हमारे सामने उनके जीवन को हमने देखा, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उनसे कभी व्यक्तिगत मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो कुछ भी मैंने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक उनका जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श जीवन है। आज जरूरत है हम सबको एकजुट होकर काम करने, एक दिशा में काम करने। यहाँ पर जितने बैठे हैं सभी शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर ये शक्ति अलग अलग दिशाओं में खींचेगी तो ये शक्ति जीरो, ये शक्ति समाप्त हो जाएगी अगर ये अलग अलग दिशाओं में खींचेगी। यही शक्ति अगर एक दिशा में खींचेगी तभी शक्तिवान बनेगी, तभी हम इस राष्ट्र को एक ऊंचाई तक, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्प है इस राष्ट्र को मजबूत बनाने का, उसकी तरफ हम लेकर चल सकते हैं। तन सिंह जी एक व्यक्ति से ज्यादा एक विचार थे, एक सिद्धांत थे, एक अवधारणा थे, जिन्होंने उस समय दशकों पहले समाज की दशा और दिशा को देखते हुए
एक ऐसे संगठन को तैयार किया जो संस्कारों का निर्माण करता है। और आज हम देख रहे हैं छोटा सा पौधा आज वटवृक्ष के रूप में क्षेत्रीय युवक संघ, जो गैर राजनीतिक रूप से क्षेत्रोत्त गुण आए, हमारे आने वाली पीढ़ी में हमारी संस्कृति से वो जुड़े रहे, इस भाव से लगातार चरवेते इस आधार पर काम करता आ रहा है। ये समागम उन्हीं के विचारों से ओतप्रोत उन लोगों का समागम है जो चाहते हैं कि आज के युग में युगानुकूल तन सिंह जी के सिद्धांतों पर चलकर हम किस प्रकार अपनी संस्कृति और अपने सामाजिक मूल्यों को बचा सकते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि देश के सभी कोणों से लोग आ रहे हैं और ये भगवा ध्वज जो इस पूरे प्रांगण में लहराएगा थोड़ी देर पश्चात, उसी का नेतृत्व है। सामूहिक नेतृत्व का भाव जागृत करता है इस प्रकार का समागम। वहीं श्री प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी ने कहा कि राजपूत समाज पर आज चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं, हमारे उज्जवल इतिहास को बिगाड़ने और विकृत करने के प्रयास हो रहे हैं और इन प्रयासों को अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए राजनेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्य सचेतक राजस्थान जोगेश्वर गर्ग समेत बड़ी संख्या में विधायक, मंत्री और देश भर में बड़े पदों पर बैठे अधिकारी मौजूद रहे। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।